क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो फ्रेंड्स, इतिहास एक ऐसा इंटरेस्टिंग चीज है कि उसको अगर आप बड़ी कहानी की तरह सुनो तो बिल्कुल आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके मन में बैठ जाएगी। हमने क्लास 11 के इतिहास का चैप्टर शुरू किए थे। कहाँ से याद करो? अति पुरातन काल से, अति पुरातन मानव से हमने शुरू की थी। उसके बाद चलते चलते हम आए मेसोपोटेमियन सभ्यता, जो पृथ्वी की सबसे प्रथम सभ्यता थी। फिर हमने देखा रोमन से एम्पायर, और उसके बाद हमने देखा इस्लाम का उदय। और चलते चलते हम अब आ गए हैं कोई 12वीं सदी तक, 12वीं 13वीं सदी तक, जो था मध्य युग के शुरू होने का टाइम। और इस वक्त का सबसे बड़ा एम्पायर था यायावर एम्पायर, यायावर साम्राज्य या नोमैडिक एम्पायर। नोमैड का मतलब समझते हो ना? नोमैड या यायावर, ये लोग चरवाहे होते हैं। इनकी कोई स्थिति वाली जगह नहीं होती, कभी यहाँ रहते हैं तो कभी वहाँ रहते हैं, पशुपालन करते हैं, चरागाह जहाँ है वहीं चले जाते हैं। तो इन लोगों ने सारे विश्व में एक इतना बड़ा साम्राज्य कैसे फैलाया, उसकी हिस्ट्री आज हम जानेंगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमारी कहानी शुरू होती है मंगोलिया नाम के देश से। आपने कभी मैप पे मंगोलिया को देखा है? ये देखो वर्ल्ड का मैप पे, और ये देखो फ्लैट मैप पे। तो छोटे से मंगोलिया से निकलकर इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना, चलो इसकी कहानी जानने के लिए आप और मैं चलते हैं मंगोलिया। मंगोलिया एक ऐसा देश है जिसमें बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और उसमें गोबी डेजर्ट जैसी मरुभूमि भी है। मैप पे देखो, पश्चिम में है अल्ताई माउंटेन्स और साउथ में है गोबी डेजर्ट। बर्फ के पिघलने से नदी, नाले, झरने पानी से भर जाते थे, और यहाँ दो सबसे बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, सेलेंगे नदी और ओनोन नदी। मैप पे देखो। और ये बहुत काफ़ी पानी होने की वजह से यहाँ बड़े बड़े खुले घास के मैदान हैं, जो बहुत अच्छी चरागाह का काम करते हैं। तो यहाँ के लोग ऊंट, भेड़, बकरी, घोड़े, बलवान घोड़े पालते हैं। साथ ही साथ उत्तर की तरफ कुछ लोग रहते हैं जो है हंटर गैदरर, शिकारी और संग्राहक। तो जो चरवाहे हैं ये तो यायावर हैं, सर्दियों में एक चरागाह में रहते हैं तो गर्मियों में दूसरे चरागाह में चले जाते हैं। उनके कोई रहने की स्थिर जगह नहीं है। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ यूर्ट या गैर नाम के टेंट में रहते हैं। देखो कैसा गोलाकार टेंट है, प्लेन टेंट भी होती है और बड़ी शानदार टेंट्स भी होती हैं। और ये यायावर ये बहुत सारे कबीलों में बटे हुए थे। द नोमैड्स वर डिवाइडेड इनटू मेनी ट्राइब्स। मंगोलिया के यायावरों की जो जनजातियां थी, ये पूर्व की दिशा में तातार, खितान, मांचू, और पश्चिम की दिशा में तुर्की, उइघर, इन लोगों के साथ भाषाई संबंध और एथनिक संबंध, निजातीय संबंधों से बंधे हुए थे। लेकिन वो कबीले ना एक दूसरे पर कभी कभी वार भी कर देते थे। पशुधन लूटना तो काफ़ी कॉमन चीज़ था इन लोगों के लिए। तो जो छोटे कबीले थे वो बड़ी कोशिश करते थे कि कोई बड़े कबीले, कोई बड़े कुल के साथ वो जुड़ जाए, ताकि बड़े कुल का प्रोटेक्शन उनको मिलता रहे। जैसे कि हमने देखा, मंगोलिया में उस वक्त ना तो कृषि थी, ना कोई उत्पादन होता था, तो बहुत सारी ज़रूरतों के लिए उन्हें व्यापार करना पड़ता था। तो वो साउथ की तरफ जाते थे, चीन के गाँव में, शहरों में, और वहाँ से वो खरीदते थे अनाज, फल, सब्जियां, लोहे के औजार, चीनी मिट्टी के बर्तन, और वो बेचते क्या थे? पशु के खाल, रोएदार चमड़े, फर, और शिकारी बाज पक्षी, जिसका बहुत डिमांड था। साथ साथ चीन में जाकर वो देखते थे कि वो लोग कैसे कृषि करते हैं, उसमें वो काफ़ी इंटरेस्ट जताते थे। पर आपको तो पता है, मैंने आपको पहले भी बोला, मंगोलिया में संसाधनों की कमी थी, इसलिए कभी कभी वो चीन के गांव शहरों पर न रेड कर देते थे, हमला कर देते थे, और चीनी भी उन पर फिर उनका मारपीट करना पड़ता था। और सबसे ज़्यादा क्षति, सबसे ज़्यादा नुकसान तो चीनी गाँव वालों को होता था, क्योंकि यायावर लूटपाट करके दूर भाग जाते थे, और चीन के जो लोग थे उनके खेती, उनके व्यापार, ये सारा तहस नहस हो जाता था। एक सिचुएशन ऐसा आया 800 बीसी में, ईसा पूर्व में, कि चाइना के सम्राट ने बोला, परेशान हो गए इन मंगोलियन रेडर्स से, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जो उत्तरी सीमा है इसको फोर्टिफाई कर दूं। तो उन्होंने वहाँ किले बनाने शुरू कर दिए, और एक बड़े दीवार से इन सारे किलों का एकाकीकरण कर दिया, और इससे बना द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। मैप पे देखो कैसा लगता है। क्या आप जानते हो, स्पेस से जब पृथ्वी की तरफ देखते हैं, मैन मेड स्ट्रक्चर, द ओनली मैन मेड स्ट्रक्चर जो दिखता है वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आज से 3000 साल पहले बना हुआ।
मंगोलियन रेडर्स इन यायावर रेडर्स से तंग आकर बहुत सारे प्रोटेक्शन लिए, चीन के लोगों ने, पश्चिम के लोगों ने, रूस के लोगों ने, पर आखिर ये साम्राज्य इतना बड़ा बना कैसे? तो ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इनके पास। ये हैं तिमुज़ीन या चंगेज़ खान। इनका जन्म हुआ था 1167 एडी में कियात नाम के कबीले में। इनके फादर का नाम था यूसुजेई और वो कियात कबीले के लीडर थे, सरदार थे। जब तिमुज़ीन 9 साल के हुए, उन्होंने इनकी शादी बोर्ते नाम की एक लड़की जो एक बड़े कबीले की थी, एक बड़े कुल की थी, उनसे इनकी शादी तय करवा दी। और उन्होंने तिमुज़ीन को भाभी ससुर के यहाँ रखा कि तुम यहाँ रहो, देखो कैसे राजपाट संभाला जाता है। रख के वो वापस आ रहे थे कि उनको ना कुछ तातार लोग मिल गए। तातार लोगों ने कहा आइए जी, बैठिए जी, डिनर करिए जी, और डिनर में उन्होंने उनसे जहर दे दिया। यूसुफ जी तो वहीं खत्म हो गए। अब कियात कबीले का सिंहासन खाली। तिमुज़ीन की मम्मी ने उसे जल्दी जल्दी बुलाया और सिंहासन पे बिठाया, पर 9 साल के बच्चे को कौन मानता है? सारे कबीले के लोगों ने उनको भगा दिया। वो अपने माँ भाइयों को लेकर दर दर भटकने लगे, और इस समय वो जो भटके और इस समय जिन्होंने उनका साथ दिया उनको उन्होंने ज़िंदगी भर नहीं भूला। इस वक्त उन्होंने कई अच्छी अच्छी मित्रताएं बनाई। एक उनके दोस्त थे बोगुरचू, जो तो उनकी ज़िंदगी के अंत तक उनके साथ रहे। उन्होंने केरेट नाम के एक बड़े कुल के नेता ओंग खान के साथ दोस्ती करी, और ओंग खान ने मध्यस्थता करके बोर्ते के साथ उनकी शादी करवा दी। लग रहा है ना कहानी अच्छी चल रही है, बट शादी के कुछ ही दिन बाद वहाँ एक बड़ा रेड हुआ दूसरे कबीले का, और वो बोर्ते को किडनैप करके लेके चले गए। तिमुज़ीन 8 महीने तक लड़ते रहे, छल बल कौशल कितना कुछ किया उन्होंने बोर्ते को छुड़ाने के लिए। फाइनली 8 महीने के बाद वो बोर्ते को छुड़ा पाए, और इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत हो गया कि ये छल बल कौशल, ये तो मुझे बड़ा मज़ा भी आया और अच्छा भी लगा, और देखो मैं सक्सेसफुल भी हुआ। उनके ये जो कॉन्फिडेंस मिली, इस कॉन्फिडेंस को टेस्ट करने के लिए उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी आ गई। उनके बचपन के दोस्त थे जमुका। अब जमुका आगे आए और उन्होंने बोला तिमुज़ीन तुम क्यों नेता बनोगे, मैं भी तो नेता बन सकता हूँ। उन्होंने अपने को कियात कबीले के प्रतिद्वंदी बन के अपने को रखा, और तिमुज़ीन ने युद्ध करके उनको भी हराया। इस तरह उनकी कॉन्फिडेंस इतनी बढ़ गई कि वो एक एक करके छोटे बड़े कबीलों पर हमला करने लगे और उनको हराकर अपने साथ करने लगे। 1203 में उनको पता चला कि ओंग खान का हाथ था उनके पिता के मृत्यु में, तब वो ओंग खान के विरुद्ध भी युद्ध करने लगे। 1206 तक उन्होंने सारे कबीलों को हरा दिया, और वो एक बड़े सम्राट के रूप में उभर के सामने आए। तिमुज़ीन केवल एक कुशल योद्धा ही नहीं थे, वो एक बड़े अच्छे राजनीतिक भी थे। ही वॉज अ गुड पॉलिटिशियन। 1206 में जितने कबीलों को उन्होंने हराया था उन सब के सरदारों को वो एक जगह ले आए और एक सभा किया। इस सभा का नाम था किरिलताई, और इस किरिलताई में सारे सरदारों ने उनको अपना सुप्रीम हेड माना, और उनको उन्होंने द ग्रेट खान उपाधि दी और नाम दिया चंगेज़ खान या समुद्री खान। कितने ही लोग हैं इतने बड़े सरदार बन के द ग्रेट खान बनकर खुश हो जाते, पर तिमुज़ीन थोड़ा रेस्टलेस थे। चंगेज़ खान बड़े रेस्टलेस प्रकृति के थे। उन्होंने अपनी नज़र घुमाई चाइना की तरफ। उस वक्त चाइना में 3 मेन ग्रुप्स थे। उत्तर पश्चिम की तरफ थे शीशाई, और पूर्व की तरफ थे जर्चेन, और साउथ में थे सुंग डायनेस्टी। पर चंगेज़ का इनके बगल बगल में भी नहीं गए, वो चले गए एकदम पश्चिम में जहाँ किरा खितान नाम का ग्रुप था। उन्होंने उनको अच्छी तरह से डिफीट किया और वहीं पे उन्होंने अपना आस्ताना गढ़ा। 1208 में किरा खितान को डिफीट किया, तो 1209 में सीसिया को भी डिफीट कर दिया, और 1213 में उन्होंने जाकर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को अतिक्रमण कर दिया। 1215 में उन्होंने पीकिंग जो राजधानी थी जिरचन की, उसको एकदम तहस नहस कर दिया। पूरे पीकिंग पर उन्होंने अपना सत्ता जमा लिया। अब उनको लगा कि मैं थोड़ी से मंगोलिया वापस जाऊं, तो उन्होंने अपने सेना नायकों को चाइना में बिठाकर खुद वो मंगोलिया की तरफ वापस चले गए। आप सोच रहे होंगे कि वो दक्षिण क्यों नहीं गए, सुंग डायनेस्टी को भी उन्होंने क्यों नहीं डिफीट किया। ये काम किया उनके पोतों ने, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। चंगेज़ खान तो वापस चले गए मंगोलिया, और वहाँ से उन्होंने देखा कि मेरी राज्य अब कहाँ से कहाँ तक है। पूर्व में चाइना, तो पश्चिम में अमू दरिया जो ऑक्सस रिवर कहलाता था, और वहाँ पे ख्वारज़म तुरान इन सब जगह तक पहुँच गया था। तो उन्होंने सोचा अब ख्वारज़म को क्यों ना मैं ले लूँ, तो उन्होंने एक दूत भेजा ख्वारज़म के सुल्तान को। वहाँ थे सुल्तान महमद II।
उन्होंने दूत ने जाके कहा कि आप चंगेज़ खान का सत्ता मान लो तो फिर चंगेज़ खान आपका कुछ नहीं करेंगे। सुल्तान को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने दूत का ही वध कर दिया। बदले में चंगेज़ खान ने 3 साल के अंदर निशापुर, गुरगंज, समरकंद, बुखारा, बल्ख, हेरात, ऐसे जो बड़े बड़े व्यापार केंद्र थे ख्वारिज़्म राज्य के, उन सब को उस पर विजय प्राप्त किया। और विजय ही प्राप्त नहीं किया, सैकड़ों हजारों लोगों को मार डाला। और निशापुर को तो पूरी आग ही लगा दी, मर्व जैसे शहर को पूरी आग ही लगा दी थी उन्होंने। सुल्तान तो उनके डर से निकलकर भागे उत्तर की तरफ, वो गए क्रीमिया और रशिया की तरफ। चंगेज़ खान उनका पीछा करते हुए गए और उन्होंने पहले अज़रबैजान को जीत लिया, उसके बाद कैस्पियन सी पर घेरा डाल दिया। ऐसे करते करते सुल्तान की डेथ हो गई। सुल्तान के बेटे थे जलालुद्दीन, वो निकल के भागे दक्षिण की तरफ। वो पहले गए अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान के जो शासक थे उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि भैया चंगेज़ खान से मुझे बहुत डर लगता है, वो आएंगे तो मेरी राजधानी तहस नहस कर देंगे, मैं आपको आश्रय नहीं दे सकता। वहाँ से निकल के वो सिंध पे आए। चंगेज़ खान उनका पीछा करते 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 सिंधु नदी तक आए। सिंधु की जो बैटल हुई, वहाँ जो युद्ध हुई, उसमें जलालुद्दीन मारे गए। तब चंगेज़ खान ने सोचा क्यों ना मैं उत्तर भारत में जाऊं, उत्तर भारत को जीतता हुआ असम तक जाऊं और फिर असम से ऊपर चाइना की तरफ निकलूं, ये भी तो रूट हो सकता है। तो उन्होंने कोशिश की, पर उस वक्त उत्तर भारत में गर्मी का मौसम था और आपको जानते ही हो गर्मी के मौसम में उत्तर भारत में जो लू चलती है, उस लू के मारे, और चंगेज़ खान थे बर्फ़ वाले जगह के लोग, उनकी तो हाल ख़राब हो गई। अबाउट टर्न करके वो वापस मंगोलिया चले गए। 1227 में चंगेज़ खान की डेथ हो गई और उनके डेथ के समय उनका जो एम्पायर था वो कुछ ऐसा लगता था। अब 2 बड़े सवाल आते हैं कि एक यायावर सेना, उसको लेकर चंगेज़ खान ने इतने बड़े बड़े एस्टैब्लिश साम्राज्य को कैसे पछाड़ा, और 20 साल के अंदर पूर्व से पश्चिम तक उन्होंने पूरे एशिया को कैसे अपने कब्ज़े में ले लिया। ये 2 बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और इसके कुछ कारण हैं जिसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कारण था कि उनके पास एक बहुत कुशल अश्वारोही सेना थी। ये जो अश्व थे, घोड़े थे, वो बड़े ही बलवान थे, और जो सेना थी, इनके जो सैनिक थे, ये इतने कुशल तीरंदाज थे कि भागते हुए घोड़े के पीठ से ये तीर चलाकर बड़े से बड़े टारगेट को भेद कर सकते थे। युद्ध के समय वो जो इक्विपमेंट यूज़ करते थे ना, वो सारे बड़े हल्के टाइप के इक्विपमेंट होते थे जो घोड़े के पीठ पे लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, और ये इक्विपमेंट इतने खतरनाक थे कि शत्रुओं को तो ख़त्म ही कर देते थे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, यायावर थे ना, नोमैड्स थे, कभी इधर जाते थे कभी उधर जाते थे अपने पशुओं को लेकर, तो इनको ना हर जगह का नक्शा पता था, इनके दिमाग में सारे मैप्स बैठी हुई थी, तो इनको कभी कोई रोक नहीं पाता था। एक जगह रोका तो वो दूसरे जगह से पहुंच जाते थे। सर्दियों के मौसम से इन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता था। घोर सर्दी, कठोर शीत, उसमें बर्फबारी हो रही है, उसमें वो पूरी सेना को लेकर निकल पड़ते थे, और जो नदियाँ फ्रीज हो जाती थी उस नदी को राजपथ की तरह यूज़ करते थे, उस फ्रोजन नदी के ऊपर खूब युद्ध करते थे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और इनके युद्ध का तरीका था, जिस नगर पे गए उसकी पूरी घेराबंदी डाल देते थे कि नगर से कोई बाहर ना आ सके। कुछ दिन बाद नगर के लोगों का भोजन खत्म हो जाता था, पानी का सोर्स खत्म हो जाता था, तब लोगों को हारना ही पड़ता था, और जो नहीं हार स्वीकार करते थे उनके ऊपर वो बड़े बड़े पत्थर बरसाते थे, और बाद में वो कुछ नैप्था, जो जैसे गन पाउडर की तरह, उसका भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। और जो एक बड़ी भयानक कारण थी कि जिस जगह पे वो जाते थे, पर पराजित करते थे, वहाँ के लोगों के साथ ऐसी क्रूरता से पेश आते थे, इतने लोगों का कत्ल कर देते थे, मकानें जला देते थे, बाजारें जला देते थे, पूरा व्यापार, पूरा शहर को तहस नहस करके छोड़ देते थे। तो उनकी एक रेपुटेशन सारी जगह फैल गई थी। जब लोग सुनते थे चंगेज़ खान की सेना आ रही है, डर के मारे वो खुद ही आगे जाके कहते थे, प्लीज़ हमसे लड़ाई मत करो, हम आपकी सत्ता मंजूर कर रहे हैं, क्या टैक्स चाहिए बोलो, हम आपको देने को तैयार हैं। इतना बड़ा साम्राज्य तो हो गया, अब उसको संभालना भी पड़ेगा ना, तो उन्होंने प्रशासन के लिए कई सारी चीज़ें बनाई और उन्होंने साम्राज्य को 4 हिस्सों में बांटा। उनके 4 बेटे थे, एक एक बेटा एक एक हिस्सा संभालने लगा। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आज हमने क्या क्या देखा कि एक यायावर सेना को लेकर एक व्यक्ति, उसने 20 साल के अंदर पूर्व से लेकर एकदम पश्चिम में पूरे एशिया और यूरोप तक वो कैसे पहुंच गए और उन्होंने अपना साम्राज्य कैसे फैलाया।
जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसको कहानी की तरह देखो। मैंने आपको इसलिए इतने सारे पिक्चर्स और वीडियोस दिए हैं, इनको अच्छी तरह देखो, अपने मन में बस जाएगा। एक बार वीडियो देख लो, फिर चैप्टर पढ़ लो, एवरीथिंग क्लियर इन 5 मिनट्स। अपने शब्दों में आंसर लिखना, बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। और आप डिफरेंट सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़ गए हो ना, क्योंकि इस पर हम रोज मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा तो हमें तो कितना कई गुना अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से